नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तैयारी भी आपकी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। दोस्तों, समय हो चुका है भारतीय संविधान की क्लास का, क्योंकि 8 बज चुके हैं। आप लोगों को बहुत इंतजार था कि कब हमारी क्लास आपको प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों, आज जो है हमारी राष्ट्रपति की तीसरी क्लास, यानी संघ की कार्यपालिका की तीसरी क्लास है, जिसमें हमने राष्ट्रपति टॉपिक को लिया था। आज राष्ट्रपति की जो है अंतिम क्लास है और उसमें हम आज समझेंगे बहुत यूनिक बात, क्योंकि कल हमारी जो क्लास थी वह हमने सीखे थे राष्ट्रपति और राष्ट्रपति से जुड़े हुए फैक्ट। ठीक है जी, जो वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों, आज जो है ना, आज बहुत यूनिक चीज़ है आपके लिए, और ऐसी यूनिक चीज़ है कि आप लोगों ने ये सोचा होगा कि केवल हम एग्ज़ाम में पॉइंट से काम कर रहे होंगे, मगर पॉइंट से काम हमको नहीं करना है। हमको जो काम करना है वो करना है बहुत बेहतर ढंग से और प्रत्येक पॉइंट को पूरी डिटेल से समझने पर। ठीक है, आज हम ऐसी बातों को बात करेंगे जिस पर आपको विश्वास भी नहीं होगा कि क्या ये भी चीज़ें एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हाँ जी, अभी युवा कल्याण का पेपर हुआ था, उसमें जो है युवा कल्याण का एक अभी पेपर हुआ था ग्रुप डी को लेकर, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। ग्रुप डी में बताओ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिर एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अभी जो मैं बताने वाला हूँ, तो समझ लीजिए, पहले उन बातों को समझते हैं। आपने सुना होगा राष्ट्रपति, तो देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि राष्ट्रपति को सब जानते हैं, प्रथम नागरिक होता है। तो इनका वेतन भी आपने सुना होगा, बिल्कुल वेतन सुना होगा। और आपको यही पता होगा 2019 के बाद में इनको वेतन जो मिल रहा है वो 5 लाख रुपये मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 5 लाख रुपये। जबकि वार्षिक जो मिल रहा है, वार्षिक जो वेतन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 60 लाख रुपये। वार्षिक वेतन जो मिल रहा है 60 लाख रुपये। परंतु एग्ज़ाम में जो पूछा जा रहा है ना, एग्ज़ाम में आज के टाइम में एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है डॉलर में। तो मैं आपको बता दूं कि मासिक वेतन जो मिलता है, मासिक वेतन जो मिलता है राष्ट्रपति को डॉलर में, वो मिलता है बेटा आपको 7300, यानी कितना? 7300 यूएस डॉलर, यानी कि 7300 यूएस डॉलर मिलता है। वार्षिक में अगर हम बात करें तो 87,600 यूएस अमेरिकी डॉलर आपको वेतन मिलता है। तो एक तो बात ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि मासिक वेतन जो मिलता है वो कितना मिलता है? 7300 अमेरिकी डॉलर मिलता है। वार्षिक वेतन जो मिलता है वो 87,600 यूएस डॉलर मिलता है। ये क्या मिलता है? वार्षिक। ठीक है भाई, आपको सबको पता होना चाहिए। क्लियर? इतनी बात, वेतन की बात आ गई है। अब बात आती है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति की नियुक्तिकर्ता ये चर्चा का विषय बना रहता है। राष्ट्रपति की नियुक्तिकर्ता का चर्चा का विषय रहता है। तो एक आपका इलेक्टोरल कौन सा है? इलेक्टोरल कॉलेज, ये आपको नाम याद रखना है। इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो इसकी नियुक्ति करता है, यानी भारत का इलेक्टोरल कॉलेज जो है राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है। इस बात को आप अपने माइंड में रखेंगे। तो दो बातें जो है ना अभी फिलहाल में आपको ये है माइंड में बिल्कुल अच्छे से फिट करनी है, क्योंकि ये वाली बात आपको कोई भी बताने वाला नहीं है। ठीक है, अब आपको पता चल चुका। आप अब इसका जज करके देखना कि क्या औरों को भी पता है इस बारे में, क्या औरों को भी पता है इस बारे में। औरों से मालूम करके देखना, जो भी और आपके कंपटीशन में हो, क्या उनको भी पता है। ठीक है, तो देखिए, वो कहते हैं ना कि आप लोग जब सही तरीके से सही ढंग से तैयारी करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों का जो है पता चल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि कुछ आपको सभी चीज़ें किताब में मिलती हैं, कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो नहीं लिख पाती इन चीज़ों को, कुछ ऐसी होती हैं कि किताब में मिल जाती है, कुछ ऐसा होता है कि मैगजीन से मिल जाती है। इस तरीके से सबकी इकट्ठा पैकेज जो है आपको मिल रहा है। आपको जो मिल रहा है वो इकट्ठा पैकेज आपको यहाँ से मिल रहा है। चलिए, तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं, आपने इस चीज़ को नोट कर लिया होगा। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जो सोचोगे कि वो क्या सोच रहे हो कि सर राष्ट्रपति की शक्तियाँ, बिल्कुल बढ़िया बात है। देखिए, राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ होती हैं वो क्या होती हैं? कार्यपालिका शक्ति होती है, ठीक। विधायी शक्ति होती है, वो भी ठीक है। अध्यादेश जारी शक्ति, वीटो शक्ति, न्यायिक शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, राजनयिक या कूटनीतिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ। हम चाहें तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि निम्न में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति की नहीं होती। तो आप इनमें से देख के जो सी भी इनसे भिन्न हो उसे लगा सकते हो। ठीक है, ये भी आ सकता है निम्न में से राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति होती है। ठीक है, आप लगा सकते हो। अब आपका आईएएस का एग्जाम होता है या 18 मई को देखो पीसीएस का एग्जाम है, उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि निम्न में से कौन कौन सी शक्तियाँ राष्ट्रपति की हैं। तो 3-4 स्टेटमेंट दे देते हैं वहाँ से, और आपको वहाँ से
ऑप्शन ढूंढने के लिए क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं, एक एक की बात करते हैं। तो हम सबसे पहले जो बात कर रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, कार्यपालिका शक्तियाँ। ये शक्तियाँ क्या होती हैं, कार्यपालिका शक्तियाँ क्या होती हैं, ठीक है भाई, आपको समझना है। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट समझ लेंगे। क्या पॉइंट टू पॉइंट, सबसे पहली बात तो ये है कि आर्टिकल 53 में, आर्टिकल 53 में कार्यकारी शक्तियों का क्या है, विवरण है। यानी कि क्या है, कार्यपालिका शक्तियों का विवरण जो है वो आर्टिकल 53 में है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों का विवरण दिया गया है। आप इस बात को नोट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट में अगर हम इसी में बात करें, अभी एक ही बात कर रहे हैं, आर्टिकल 77, आर्टिकल 77 में जो है संघ सरकार की समस्त शक्तियाँ, यानी कि क्या, संघ सरकार की समस्त शक्तियाँ या समस्त शक्तियों का उपयोग ऐसे भी लिख सकते हैं, समस्त शक्तियों का उपयोग राष्ट्रपति के नाम से होगा। ये बात आर्टिकल 77 में लिखी हुई है। यानी कि आर्टिकल 53 में विवरण है कार्यपालिका शक्तियों का, आर्टिकल 77 में संघ सरकार की समस्त शक्तियाँ जो है वो का उपयोग जो है राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। ठीक है, और सलाह और सहायता देने के लिए, राष्ट्रपति के लिए सलाह व सहायता के लिए एक क्या है, मंत्री परिषद है। क्या होगा, मंत्री परिषद। इसका भी थोड़ा याद करना है। ठीक है भाई, मंत्री परिषद। अभी हम एक ही शक्ति की बात कर रहे हैं, मंत्री परिषद है। फिर नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति जो है वो क्या करता है, राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति करता है, पीएम की नियुक्ति करता है जो बहुमत दल का नेता होता है, पीएम की नियुक्ति करता है, बहुमत दल का नेता होता है। और पीएम की सहायता से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और विभाग आवंटित करता है। ठीक है भाई, विभाग आवंटित करता है। तो देखिए इस वाली शक्ति को पहले समझ लीजिए, क्या है ये पहली शक्ति, यानी कि कार्यपालिका शक्ति क्या है, आर्टिकल 53 में कार्यपालिका शक्ति का विवरण है। ठीक है भाई, आर्टिकल 77 में अगर हम बात करें, यहाँ पर आर्टिकल 77 में संघ सरकार की समस्त शक्तियों का उपयोग राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा, सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। ठीक है भाई, राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति करता है जो बहुमत दल का नेता होता है, पीएम की सलाह से या सहायता से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और विभाग आवंटित कराता है। ठीक है, इतनी बात आपको, होल पैकेज आपको मिल चुका है यहाँ से। आप चाहिए तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको नोट करते रहा करो। हैंड टू हैंड नोट करना भी बहुत अच्छी बात होती है, नोट करना भी अच्छी बात होती है। अब मैं बात करता हूँ कि अन्य नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दी, अब राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति करता है ये भी पता होना चाहिए। इसी शक्ति के अंतर्गत भैया, तो अन्य नियुक्तियाँ, मंत्रियों के अलग अन्य नियुक्तियों में कौन कौन सी होती हैं, अन्य नियुक्ति जो होती है वो कौन कौन सी होती है, मंत्री का अलग। ठीक है, तो सबसे पहले एक तो हम रख सकते हैं महान्यायवादी। एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है ना कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता। फिर एक आपको आ सकता है CAG, कैग की भी नियुक्ति करता है, राज्यपालों की भी नियुक्ति करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। यूपीएससी के सदस्यों की भी नियुक्ति करता है, यूपीएससी के सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। इस तरीके से आप इनको भी याद रख सकते हो कि राष्ट्रपति अन्य नियुक्ति कौन कौन सी करता है। तो इसको आप समझिए, अन्य नियुक्ति कौन कौन सी करता है राष्ट्रपति। देखिए, महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी उसकी नियुक्ति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, कैग जिसे बोलते हैं।
विभिन्न राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, हाई कोर्ट के मुख्य व अन्य न्यायाधीशों की करता है, ठीक है भाई, यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति करता है, भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है, अल्पसंख्यक आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति भी यही करता है। ठीक है, आप लोगों को ये बात समझ में आ चुकी होगी, यानी पहली शक्ति आपकी यहाँ से हो चुकी है क्लियर, जो हमने अभी तक बताई है। क्या मैं आप इसको रफ कर दूँ, क्या मैं इस बात को रफ कर दूँ? ठीक है, चलिए अब पहली नियुक्ति जो है हमारी हो चुकी है, पहली नियुक्ति जो है वो हमारी हो चुकी है बेटा, पहली नियुक्ति हो चुकी है। अब हम बात करने वाले हैं दूसरी नियुक्ति की। पहली हो चुकी है, हमारी दूसरी नियुक्ति कौन सी है? दूसरी शक्ति कौन सी है? वो है आपकी विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ, एक एक के बारे में बात कर रहे हैं, विधायी शक्तियाँ। अब विधायी शक्तियाँ क्या होती है? देखिए, मैंने आपको कार्यपालिका शक्ति बता दी, विधायी शक्तियाँ दे दी, ऐसे ही हम चलते रहेंगे। विधायी शक्तियाँ में जो होता है, आपने एक नाम सुना होगा, आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 में संसद का अभिन्न अंग राष्ट्रपति होता है, यानी किसका? संसद का। किसका भाई? संसद का अभिन्न अंग जो होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के अंतर्गत? 79 के अंतर्गत। ठीक है, एक और आपने सुना होगा, आर्टिकल 80 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कला, विज्ञान, ठीक है, साहित्य, अन्य क्षेत्रों में निपुण हो। ठीक है, फिल्म उल्म सबके क्षेत्र में निपुण हो, खेल क्षेत्र में निपुण हो, यानी कि ये काम भी राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल किसके अंतर्गत? 80 के अंतर्गत करता है। ठीक है, आर्टिकल 80 के अंतर्गत करता है, इतनी बात आपको याद रखनी है। फिर एक आर्टिकल आपको इसी शक्ति के अंतर्गत रखना है, आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 के अंतर्गत जो है पीएम की सहायता से, पीएम की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है भाई, ठीक। एक आर्टिकल इसी के अंतर्गत और याद रखना, आर्टिकल 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है या बुलाता है। तो ये वाली बात जो है आपको अपने माइंड में अच्छे तरीके से समझ लेनी है, आपको ये बात अपने माइंड में अच्छे तरीके से समझ लेनी है भैया। क्या है दूसरी शक्ति? क्या है हमारी? विधायी शक्ति। और विधायी शक्ति में क्या क्या इसको पावर है? आर्टिकल 79 के अंतर्गत जो है ये संसद का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, आपने सुना होगा। आर्टिकल 80 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो विज्ञान, कला, फिल्म, साहित्य इनके क्षेत्र में निपुण हो। ठीक है, आर्टिकल 85 में पीएम की सहायता से लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, जब किसी बात को लेकर विवाद हो जाए लोकसभा और राज्यसभा, जिसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है भाई, इतनी बात आपको माननी पड़ेगी। यहाँ से 2 को आपकी शक्ति हो चुकी है, 2 शक्ति आपकी हो चुकी हैं। आप बताइए, आपको मज़ा आ रहा है इसे समझने में? एक एक बात समझने में हम चाहते तो आपको इतने तरीके से समझा सकते थे। ठीक है, आप बताइए आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, चलिए रफ कर देते हैं इसको। ठीक है भाई, तो 2 शक्तियाँ हो चुकी हैं, बहुत जल्दी से हम इसको कवर करने वाले हैं। आप नोट्स बना लो। पूरा संविधान, आज 20वीं क्लास है संविधान की, आज संविधान की 20वीं क्लास है। 2 शक्तियाँ हो चुकी हैं। अब हमारी बात है तीसरी शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये आपका आर्टिकल 123 में है, आर्टिकल 123 में। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इतना प्यारा क्वेश्चन है कि आपको पता नहीं होगा अध्यादेश कहते किसको। ठीक है, मैं आज आपको बिल्कुल आंखें खोल देता हूँ इसको। देखिए, अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है? जब संसद में सत्र नहीं चल रहा हो और सरकार को किसी विधि की आवश्यकता हो, तब राष्ट्रपति
विधि को बना सकता है, बना सकता है, और इसी के कहते हैं अध्यादेश। विधि बना सकता है और अध्यादेश कहते हैं इसी को। परंतु पहली संसद, यानी जब संसद चलेगी तो संसद के पहले सत्र, पहली बैठक का आह्वान या अनुमोदन राष्ट्रपति करेगा। और अगर पहली बैठक के 6 सप्ताह तक अगर वह विधि जो बनाई थी वह जारी नहीं हुई तो वह स्वतः समाप्त हो जाएगी। समझ गए आप अध्यादेश को? समझ गए? बताइए, समझ गए अध्यादेश को? भाई नहीं समझे? अब दोबारा समझिए। जब संसद के सत्र नहीं चल रहे हों और सरकार को किसी विधि की आवश्यकता होती है, ठीक है, जैसे चीन युद्ध चल रहा हो और उस समय संसद सत्र नहीं चल रहा हो, ना लोकसभा ना राज्यसभा, कोई सत्र नहीं चल रहा, उस समय पर कोई कानून की जरूरत पड़ जाए तो उस समय पे क्या करते हैं, राष्ट्रपति जो है विधि का प्रयोग कर सकता है, बना सकता है अध्यादेश, उसे अध्यादेश करते हैं। पर संसद जब चलेगी उसकी पहली बैठक का अनुमोदन जो करेगा राष्ट्रपति करेगा। यदि उस पहली बैठक में उस बिल को, मतलब उस कानून को, उस विधि को अगर हम रखेंगे, ठीक है, और उस पर वो अनुमोदित नहीं हुई, अगर वो अनुमोदित नहीं हुई तो वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। अगर वो बिल अनुमोदित नहीं हुआ, मतलब अनुमोदित का मतलब होता है वेरीफाई, ठीक है, अगर वेरीफाई नहीं हुआ तो वो स्वतः ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा तीसरी शक्ति जिसे हम कहते हैं अध्यादेश शक्ति। आप इसको जल्दी कवर करिए, आप जल्दी कवर ही करिए क्योंकि अभी और भी शक्ति हैं, फिर क्लास बहुत लंबी हो जाती है और आप लोगों को ज़्यादा लंबी क्लास देखने में हमें पता चलता है आप बोर हो जाते हो। ठीक है भाई, तो देखिए समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर? चलिए चौथी शक्ति जो है वो क्या है? चौथी शक्ति जो है वो क्या है आपकी? चौथी शक्ति है वीटो। चौथी शक्ति कौन सी है? वीटो, यानी कि रोकना, इसे हम कहते हैं शक्ति। वीटो का मतलब होता है रोकना। ठीक है भाई, अब देखिए क्या होता है वीटो शक्ति का। वीटो का मतलब होता है रोकना, यानी राष्ट्रपति की बिना मर्जी के, इसको पहले समझ लीजिए, राष्ट्रपति की बिना अनुमति के विधेयक या कोई भी विधेयक अधिनियम नहीं बनता, यानी कि उस पर जो सिग्नेचर करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। पहली बात तो याद रखो, राष्ट्रपति की बिना अनुमति के जो है कोई विधेयक जो है का अधिनियम नहीं बनता। इसका मतलब राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। ठीक है, और इसके लिए क्या हो सकता है? राष्ट्रपति 3 बात करता है। एक तो क्या करता है? स्वीकृति दे सकता है उस विधेयक को। दूसरी बात क्या है? अनुमति सुरक्षित रख सकता है, अनुमति सुरक्षित रख सकता है, या फिर धन विधेयक के अतिरिक्त जो है, धन विधेयक के अतिरिक्त अन्य को वापस लौटा सकता है। समझिए इस बात को, यानी वीटो, अभी समझिए क्या होता है इनको, अभी और भी हम बात करेंगे इसमें, टेंशन ना लो, आपको बिल्कुल ओपन बताएंगे। वीटो का मतलब होता है रोकना है शक्ति, राष्ट्रपति की बिना अनुमति के कोई भी विधेयक जो है अधिनियम नहीं बनता है। इसमें 3 शर्तें इसकी होती हैं, वह उस विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, अधिनियम बना सकता है, वह उस विधेयक को अनुमति की सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, फिर उस विधेयक को, धन विधेयक को छोड़ के अतिरिक्त कोई अलग विधेयक जो भी होता है वो उसका पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, परंतु दोबारा से जब वो आएगा तो उस पर उसको अनुमति देना बाध्यकारी हो जाएगा, वो देना पड़ेगा। इसके लिए वीटो पावर जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। वीटो पावर मतलब शक्तियाँ होती हैं, तो वीटो शक्ति होती है 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है आत्यांतिक शक्ति, जिसे पूर्ण वीटो कहते हैं। एक होती है निलंबकारी शक्ति, ठीक है, और एक होती है पॉकेट वीटो। ठीक है, 3 प्रकार की। एक तो अनायात्रिक होती है जिसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण वीटो कहते हैं। दूसरी होती है निलंबकारी वीटो और तीसरी होती है पॉकेट वीटो। ठीक है जी, अनायात्रिक वीटो का जो प्रयोग किया था राजेंद्र प्रसाद ने किया था, ठीक है, पहली बार। और अगर हम पॉकेट वीटो की बात करें तो जैनी जेल सिंह ने उसका प्रयोग किया था पहली बार। ऐसे ही हम समझेंगे उनको, देखते हैं वो कौन कौन सी वीटो पावर है, किस वीटो पावर में क्या होता है, उसको सब में हम बात करने वाले हैं। तो हमारी कितने प्रकार की वीटो पावर होती हैं? एक तो होती है हमारी
आत्यांतिक 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 या पूर्ण वीटो एक तो ये होती है। दूसरी जो होती है वो होती है निलंबकारी वीटो। ठीक है भाई। तीसरी जो होती है वो होती है आपकी पॉकेट वीटो। अगर हम इसकी बात करें पॉकेट वीटो की, तो सबसे पहले 1986 में पॉकेट वीटो का प्रयोग जो किया था वो क्या था, ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। और क्या करा था उन्होंने, पोस्ट ऑफिस अधिनियम, क्या करा था, पोस्ट ऑफिस अधिनियम को अपने आप पास रख लिया था, अपने पास इसको जो है क्या कर लिया था, रख लिया था। तो सबसे पहली बात तो है पॉकेट वीटो, यानी कि अधिनियम को पास नहीं किया था। निलंबकारी वीटो की अगर हम बात करें, निलंबकारी, तो धन विधेयक के अतिरिक्त सभी विधेयकों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है, निलंबकारी वीटो उसे कहते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। इतनी बात आपको माइंड में रख लेनी है। ठीक है भाई, आपको ये बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। धन विधेयक की के अतिरिक्त और भी कोई विधेयक है तो उसको जो है वह पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। आत्यांतिक या पूर्णकालिक वीटो की अगर हम बात करें, आत्यांतिक और पूर्णकालिक वीटो जो होती है ये गैर सरकारी अधिनियम या गैर सरकारी विधेयकों, अधिनियम तो बाद में बनेगा ना, गैर सरकारी विधेयकों पर लगाई जाती है। ठीक है, अनुमति नहीं दी जाती। ठीक है भी, किस पर, गैर सरकारी विधेयकों पर अनुमति नहीं दी जा सकती, इसको रोक लिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले की अगर हम बात करें, बात करें इसको, तो 1954 में एक आया था पेप्सो। क्या था, पेप्सो, यानी कि पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, इसकी फुल फॉर्म ये होती है पेप्सो। तो पेप्सो के अंतर्गत जो है ये लागू किया गया था। फिर 1991 में आर वेंकटरमण ने इसका प्रयोग किया था। 1991 में किसने किया था, आर वेंकटरमण ने किया था। पेंशन वेतन भत्ते को लेकर किया गया था। ठीक है भाई, अब समझो पहली बात समझिए क्या है। पहली बात यह है, आप इसको समझिए क्या होता है। मैं इसमें थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ, वो क्या है, मैं पहले देख लो इस चीज़ को, इंक डाल लेता हूँ भैया, उसके बाद में बता देता हूँ। पहले इंक डाल लेता हूँ, उसके बाद में बताता हूँ पूरी क्लियर बात। आपको तो लिखी हुई पता चली गई है। ठीक है, अब मैं आपको इसे समझाता हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि कुछ बच्चों को जो है ना समझ में नहीं आता। देखिए, आत्यांतिक पूर्ण वीटो क्या होती है, गैर सरकारी विधेयकों पर लागू की जाती है। ठीक है, गैर सरकारी विधेयकों पर लागू की जाती है ये। और ये सबसे पहले जो लागू की गई थी 1954 में, किसने करा था, राजेंद्र प्रसाद ने। पेप्सो एक्ट था, यानी कि पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन पर लगाई थी। फिर 1991 में आर वेंकटरमण ने लगाई थी, पेंशन वेतन भत्ते को लेकर। ठीक है, अब जब सरकारी पर कब लगाई जाती है, सरकारी विधेयकों पर जब लगाई जाती है, सरकारी विधेयकों पर जब लगाई जाती है जबकि संसद ने इसे पारित करके राष्ट्रपति को दिया हो, संसद ने इसे पारित करके राष्ट्रपति तक पहुँचाया, तो तब ये वीटो का प्रयोग किया था। निलंबकारी वीटो जो होती है, धन विधेयक के अतिरिक्त जितने विधेयक होते हैं उन सभी विधेयकों को पुनर्विचार के लौटा सकता, उसका प्रयोग जो होता है निलंबकारी वीटो के लिए होता है। फिर अगर बात करें पॉकेट वीटो जो होता है, पॉकेट का मतलब जो वीटो समझ में ना आए उसे अपने पास भी रोक सकता है। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह कम पढ़े लिखे थे, नाम है ज्ञानी, देखो पढ़े हुए कम थे। तो 1986 में ज्ञानी जैल सिंह जो थे राष्ट्रपति थे। उस टाइम पर पोस्ट ऑफिस अधिनियम आया था, ज्ञानी जैल सिंह को समझ में आया नहीं, और जब ज्ञानी जैल सिंह को समझ में नहीं आया तो उन्होंने अपने पास रख लिया। ठीक है, लागू ही नहीं करा। तो इस तरीके 3 प्रकार की वीटो पावर होती है, और हमने जो सीख ली हैं वो हमने कितनी सीख ली हैं, 4 शक्तियाँ सीख ली हैं बेटा। आज आपको समझ में आ चुका होगा। इसको जरा मैं मार्कर में ज़्यादा इंक हो गई है। ठीक है भाई, मैं रफ़ कर दूँ इसको बेटा, ये बता दो, आप बताओ मैं इसको रफ़ कर दूँ, मैं इसको रफ़ कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए
पांचवी जो वीटो है, पांचवी जो शक्ति है वो पांचवी शक्ति है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति है पांचवी। अब देखिए न्यायिक शक्ति में इसमें पहली बात क्या है, एक तो आपका आर्टिकल है, आर्टिकल आपका 72। आर्टिकल 72 कहता है यानी कि क्षमादान, क्षमादान को कहता है, अल्पीकरण को कहता है, लघुकरण को कहता है, ठीक है, विराम को कहता है, परिहार को कहता है आदि। यानी कि राष्ट्रपति को शक्ति होती है कि वह किसी का क्षमादान कर सकता है, उसकी जो सज़ा होती है उसे अल्प कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, उसे विराम दे सकता है या परिहार कर सकता है। ऐसी जो शक्ति है वो किसमें आपकी आर्टिकल 72 में दी गई है। और ऐसी शक्तियों को हम कहते हैं न्यायिक शक्ति कहते हैं। इसके बाद में एक आर्टिकल आपका जो आपको खूब पता होगा 143, ठीक है भाई, ये 143। अब देखिए इसमें होता है परामर्श, परामर्श, ठीक है, कौन, परामर्श। राष्ट्रपति परामर्श जो लेता है वो किससे लेता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, न्यायाधीश से। तो परामर्श करने की शक्ति होती है जब किसी केस में फंस जाए तो। अब देखो इसे याद कैसे रखना, आर्टिकल को देखिए 72 याद रखना। देखिए एक टैबलेट आती है 72 जिसे हम कहते हैं अनवांटेड 72, उससे क्या होता है कि मुक्ति मिल जाती है। उससे क्या मिल जाती है, यानी कि असाधारण गर्भ से जो होती है उसको मुक्ति मिल जाती है। ये आप लोगों को सभी को पता है, लगभग इसका पता भी होना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ तो मतलब असाधारण गर्भ की जो है छूट दे रही है। तो ऐसे 72 इसका मतलब मुक्ति है यहाँ से, ठीक है। असाधारण गर्भ से क्या है, मुक्ति। ऐसे यहाँ पर क्या है, क्षमादान, अल्पीकरण, लघुकरण, ऐसे याद हो गए ट्रिक से। फिर आपका 143 में परामर्श, इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट से मुख्य न्यायाधीश। इसका मतलब क्या है कि जब आप 143 किसी को बोलोगे, वो लड़का बोले ये लड़की बोले, जब किसी को 143 बोलोगे तो डर रहेगा कोई चप्पल ना मार दे, ठीक है, कोई गाली ना दे दे। इस वजह से क्या करेगा, वो अपने दूसरे आदमी से, जो दूसरे साथ के लड़के से या साथ की लड़की से जो है कोई भी ही ऐसी एक दूसरे से जो है परामर्श जरूर करेंगे। मैं इसको 143 बोलूँ या ना बोलूँ, मैं इसको 143 बोलूँ या ना बोलूँ, क्यों, अगर चप्पल पड़ गया तो, सैंडल पड़ गया तो। इस वजह से भैया ये याद रख लेना, 143 और 72 दोनों हो गए याद आपको आर्टिकल। अब देखो आपका कभी नहीं भूलोगे इस चीज़ को, ठीक है भैया। तो ये आपकी होगी न्यायिक शक्तियाँ, ठीक है, राष्ट्रपति की। तो हम जो कर चुके हैं, कितनी कर चुके हैं आप, ही 5 शक्तियाँ आपकी कर चुके हैं, 4 शक्ति और बची है। ऐसे ही ईमानदारी से पढ़ते रहो, आप इसको तैयार कर लोगे और आप बहुत अच्छे से जो है सब अच्छे से तैयार इसको कर सकते हो, ठीक है भाई। संविधान आपकी मुट्ठी में आ जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं छठी शक्ति जो है वो क्या है, वित्तीय शक्ति। कैसी है, वित्तीय शक्तियाँ। कैसी शक्तियाँ हैं, वित्तीय शक्तियाँ। अब समझिए वित्तीय शक्तियाँ क्या होती है। आपने एक तो नाम सुना होगा आर्टिकल का 112, इसे जिसे हम बजट कहते हैं, इसे कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है भाई। तो इसमें क्या होता है, इसमें राष्ट्रपति की ओर से, राष्ट्रपति की ओर से वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण कौन करता है, वित्त मंत्री करता है, वित्त मंत्री करता है। कौन करता है, वित्त मंत्री करता है। तो आर्टिकल 112 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण है, जिसे हम बजट भी कहते हैं, बजट का कोई जिक्र है नहीं यहाँ पर। तो ये क्या है, राष्ट्रपति की ओर से वार्षिक वित्तीय विवरण जो पेश करता है वो कौन करता है, वित्त मंत्री पेश करता है, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है यहाँ से। फिर एक आपको यहाँ पर आर्टिकल याद रखना है 280, यानी कौन सा आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 280 याद रखना है, जिसमें क्या होता है, संघ व केंद्र शासित राज्यों से करों से प्राप्त आय का आवंटन या आय को आवंटित करने के लिए वित्त आयोग गठित होता है। क्या होता है, वित्त आयोग का गठन करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो 2 शक्तियाँ यहाँ से आ गई आपकी। वित्तीय शक्तियों में 2 बात याद रखनी है आपको कि वार्षिक वित्तीय विवरण जो है राष्ट्रपति की ओर से कौन पेश करता है, वित्त मंत्री करता है। फिर संघ और केंद्र शासित राज्यों से जो करों से प्राप्त आय होती है उसको आवंटित करने की शक्ति जो के लिए जो कौन होता है, वो वित्त आयोग होता है। आप इसको माइंड में रखेंगे, ठीक है भाई। ये शक्ति जो होती है वित्तीय शक्ति होती है बेटा। क्लियर इस बात को।
समझिए, कर दे रफ इसको। अब तो मज़ा आ रहा होगा, बिल्कुल रफ कर देते हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सातवीं शक्ति जो है 6 हो चुकी हैं, सातवीं शक्ति को टिक कर देते हैं। सातवीं शक्ति जो है राजनयिक, राजनयिक या कूटनीति शक्ति, कूटनीति या नीतियाँ शक्ति, शक्ति ये क्या होती है समझिए इसको। देखिए क्या, जो भारत से बाहर, यानी क्या है, भारत से बाहर कहाँ पर, विदेशों में, विदेशों में किसका, भारत का, भारत का प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि भारत से बाहर जो प्रतिनिधित्व करते हैं, जो होते हैं राजदूत, राजदूत, उनकी नियुक्ति कौन करता है, राजदूतों की नियुक्ति, राजदूतों की नियुक्ति जो करता है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, पहली बात। दूसरी बात, सभी अंतर्राष्ट्रीय, सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौते, समझौते किसके नाम से होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। किसके नाम से होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से। ठीक है भाई, राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। ठीक है भाई, इसको नोट करो जरा, 1 मिनट देख लेते हैं, किसी की कॉल आ रही है, कोई परेशान हो रहा है। ठीक है, 1 सेकंड देखते हैं, आप इसे नोट करिए। क्या है भाई, देखिए क्या है, भारत के बाहर, भारत के बाहर जो है विदेशों में, भारत के बाहर जो विदेशों में, अच्छा, अरे बालकों को यही टाइम मिलता है, इस टाइम तो क्लास का टाइम चलता है भाई। ठीक है, तो भारत के बाहर विदेशों में जो है भारत का प्रतिनिधि कौन करते हैं, राजदूत। तो राजदूत की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। क्या होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। ये आपका हो गया आर्टिकल, मतलब शक्ति होगी 7वीं। ये शक्ति कौन सी हो चुकी है, 7वीं शक्ति हो चुकी है। इस चीज़ को अपने माइंड में अच्छे से रख लीजिए। ठीक है भाई, शक्ति आपको माइंड में रखनी है। नेक्स्ट रब कर देते हैं इसको, नेक्स्ट देखते हैं। बहुत फुर्ती से निपटा रहे हैं, जिससे कि आपका टाइम बर्बाद ना हो, आपका टाइम बर्बाद ना हो, आप हैंड टू हैंड नोट करते रहे करो इसको। ठीक है भाई, चलिए 8वीं शक्ति जो है उसको देख लेते हैं। 8वीं शक्ति जो है वह सैन्य शक्ति, सैन्य शक्ति। ये क्या है, सैन्य शक्ति। 8वीं जो होती है सैन्य शक्ति होती है। यानी कि क्या, आपको बताता हूँ कि आर्टिकल 53 के सी में, आर्टिकल 53 के सी में क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया कि भारत की तीनों सेनाओं, तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति। कमांडर इन चीफ जो होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। इसको नोट करिए ज़रा, आप नोट करो इसको, ज़रा फुर्ती से नोट करो। ठीक है, ठीक है। कमांडर चीफ कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। इस चीज़ को आपको देख लेना है। क्या, सैन्य शक्ति के रूप में अगर हम बात करें तो। ठीक है भाई, सैन्य शक्ति के रूप में अगर हम बात करें तो कौन होता है, आर्टिकल 53 में शक्ति की भारत की तीनों सेनाओं का जो होता है कमांडर इन चीफ जो होता है वो कौन होता है भैया, वो होता है राष्ट्रपति। इतनी बात आपको याद रखनी है। क्लियर, चलिए 9वीं शक्ति देख लेते हैं क्या है। 9वीं शक्ति और अंतिम शक्ति जो है वो क्या है। 9वीं शक्ति है आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्ति क्या होती है, तो देखिए 3 प्रकार के आपात होते हैं। एक तो होता है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात होता है। आर्टिकल किस में है इसका जिक्र, आर्टिकल 352 में। आर्टिकल कौन से में, 352। दूसरे के अगर आपात की बात करें तो आर्टिकल, यानी कि इसे कहते हैं राज्य आपात कहते हैं, या फिर राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ये जो है आपका आर्टिकल 356 में, किस में है ये जिक्र जो है आर्टिकल 356 में। तो 52 से 55 तक है,
52 से कब तक है ये 55 तक, ये 56 से जो है कहाँ तक है 59 तक। ठीक है, तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है, वित्तीय आपात। कौन सा होता है भैया, वित्तीय आपात। ठीक है, वित्तीय आपात ये आपका होता है आर्टिकल 360 में ये होता है। तो ये जो होती है ना हमारी, होती हैं 3 प्रकार की शक्तियाँ, इसको आपातकालीन शक्तियाँ जो होती हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें देखो फखरुद्दीन अली अहमद जो राष्ट्रपति थे, जब 1975 में आपात लगा था, उस समय पर फखरुद्दीन अली अहमद को फ़ोन किया था सीधा कि उन्होंने इंदिरा गांधी ने जी आपात लगा दीजिए आंतरिक अशांति के कारण। तो किसने लगाया था, राष्ट्रपति ने। तो राष्ट्रपति को आपातिक शक्तियाँ जो होती हैं राष्ट्रपति को होती हैं, परंतु किसकी राय पर, प्रधानमंत्री की राय पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। इसमें एक याद और करना, 42वां संविधान संशोधन 1976 में राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य हो चुका है। क्या हो चुका है, बाध्य। अब उनको जो है राय माननी पड़ेगी मंत्रिमंडल की, क्या हो चुका है, बाध्य हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से जो थी ये थी हमारी राष्ट्रपति की शक्तियाँ। ठीक है, अगर आपको सेशन बहुत अच्छा समझ में आया हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको जो पहली बार चैनल पर बने हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।